राज्यसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने क्रिमिनल प्रोसीजर शनाख्त बिल 2022 बहस और पास कराने के लिए किया पेश। कहा, जराइम में कमी लाना और जांच के अमल को तेज बनाना वाहिद मकसद। लोकसभा में वजीर खारजा ने यूक्रेन पर बहस का दिया जवाब। कहा, भारत की पॉलिसी हमेशा से रही है वाज़ेह, सिफारतकारी और बातचीत से निकाला जाए किसी भी मसले का हल। बीजेपी का 42वां यौम तासीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुंभ परवरी जमातों को बताया जमहूरियत से सबसे बड़ी दुश्मन। कुंभ परवरी के खिलाफ बीजेपी को बताया मुहतात और बेदार। वजीर आजम ने दोहराया कि सियासत और कौमी पॉलिसी को साथ लेकर चलती है बीजेपी। यौम तासीस पर बीजेपी के मुल्क भर में प्रोग्राम। कौमी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली में निकाली शोभा यात्रा। कहा, आवाम की खिदमत ही पार्टी का हदफ। 20 अप्रैल तक बीजेपी बना रही है समाजी इंसाफ का पखवाड़ा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने की सताइश। मुश्किल दौर में भुखमरी और गरीबी के खिलाफ बताया सिक्योरिटी कवच। गरीबी और नाबराबरी पर मालियाती फंड की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वबा और चैलेंज के बावजूद भारत में गरीबी की सतह रही मुस्तहकम। रूस यूक्रेन जंग का 43वां दिन। मारियोपोल में रूसी हमले जारी। यूनान से रूस के 12 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का दिया हुक्म। अमेरिका ने किया $100 मिलियन की इजाफी फौजी मदद देने का ऐलान। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने की मांग। श्रीलंका से इमरजेंसी हटाई गई। माशी बुहरान से नबर्द आजमा मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। सरकार बिगड़ते हालात को संभालने के लिए उठा रही है हर मुमकिन कदम। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर शनाख्त बिल 2022 को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बिल जांच की कार्रवाई को तेज करने और मुजरिमों को सजा दिलाने के मकसद से काफी अहम है। इस विधेयक का उद्देश्य एक 100 साल पुराने विधेयक में आज के जमाने के अनुरूप टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ है उसका समावेश करना, इन्वेस्टिगेशन को बल देना और दोष सिद्धि के प्रमाण को ज्यादा से ज्यादा हो सके इस प्रकार ये डेटा को स्टोरेज कर इसका एनालिसिस कर इसका उपयोग कर दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाना। वज़ीर ख़ारजा ने लोकसभा में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार और उनकी तकसीम का निज़ाम गैर कानूनी सरगर्मियों की ममानियत तरमीमी बिल 2022 पेश किया। बिल का मकसद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की माली इमदाद पर रोक लगाना है। साथ ही इससे हुकूमत को ऐसी सरगर्मियों में शामिल अफराद की जायदाद को जब्त करने का हक भी मिलेगा। Weapons of mass destruction and their delivery systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022 be taken into consideration. The House is aware that India implements its international obligations responsibly, and this is recognized by the international community. Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems Act 2005 prohibits unlawful activities in respect of biological, chemical and nuclear weapons and their delivery system. The initial focus was on export controls because we thought at that time in 2005 mainly in terms of trade of goods and technologies. In recent years, however, international regulations relating to weapons of mass destruction have been strengthened.
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने लोकसभा में यूक्रेन पर हुई बहस का जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से जंग के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सूरत हाल का भारत और दुनिया के दीगर ममालिक की मईशतों पर असर पड़ रहा है। पेट्रोलियम की अशिया और खाद की कीमतों पर असर पड़ा है और हम इस पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। साथ ही रूस के वज़ीर ख़ारजा को भारत ने मुतला किया है कि अगर अमन की कोशिशों में किसी भी तरह की मदद चाहिए तो भारत तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई हल नहीं निकाला जा सकता। जयशंकर ने वाज़े सिफारतकारी और बातचीत से तनाज़े का हल निकालने की वकालत की। What is India advocating in Ukraine? We are first and foremost strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. यूक्रेन के बुचा में काफ़ी तादाद में लाशें मिलने से मुताल्लिक़ वाक़े पर जयशंकर ने कहा कि हम इस रिपोर्ट से काफ़ी परेशान हैं। हम कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। हम इस वाक़े की आज़ादाना जांच कराने की अपील की हिमायत करते हैं। The incident, the happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में एक तारीख़ी तब्दीली आई है। वहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। 51,000 करोड़ की सरमायाकारी से वहाँ तकरीबन 4.50 लाख नौकरियाँ दस्तयाब होंगी। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगभग 51 लाख रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। 51,000 करोड़ 51,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो वहां के नौजवानों को रोजगार देने में बहुत ही ज्यादा सार्थक है। 4,50,000 लोगों से अधिक को रोजगार का अवसर प्राप्त होने की संभावना है। तेज सड़क निर्माण के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। 2019 के पहले सड़कों का निर्माण का औसत 6.54 किलोमीटर प्रतिदिन था, जो बढ़कर अब वर्तमान में 20.68 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। सड़क और ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान जवाब देते हुए कहा कि तमिलनाडु में सड़क हादसात की शरह 52% है। तमिलनाडु ने हादसात में 25% की कमी की है। ये एक अच्छी कोशिश है। अगर रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत बेहतर तालमेल के साथ काम करें तो सड़क हादसात के वाक़यात में कमी लाई जा सकती है। Tamil Nadu, actually they reduced the road accident by 52%. Now this is the time that I understand, I appreciate that we need ambulance, we need all type of facility, but same time I will request all of you that if we can reduce the number of accidents, it can be a great achievement. Now the just government has submitted one plan we are going to the cabinet from World Bank cooperation of 14,000 crore. We are improving black spots which are responsible for road accidents, and somewhere the cooperation from the people and the state government, I am confident that we can reduce the number of accidents. That is exactly the main cause where we need to concentrate more. But at the same time, the coordination between the state health ministry and central, it is difficult. So the good suggestion given by honorable member that we should consider that if the private doctor want to establish trauma center, we will find out some scheme where we can help them to start the trauma center on the road. राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ज़िला वार केंद्रीय विद्यालयों के क़याम के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। There is no precondition, there is no policy of opening a new school district-wise.
The primary condition of opening up a new central school is where the central government employee will be in a good number to facilitate that. This is the primary criteria of opening up the new central school. So, district-wise central school is not a policy of Government of India. मुल्क में बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी आज अपना 42वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर पार्टी मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। राजधानी दिल्ली समेत भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़ और देहरादून में बीजेपी कारकुन मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए पार्टी का यौम तासीस मना रहे हैं। बीजेपी कई मकामात पर बूथ सतह पर राब्ता कर रही है, जबकि कई मकामात पर पार्टी के रहनुमा खून का अतिया कैंप का इनेकाद कर रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत के साथ खेलने वाली ख़ानदानी पार्टियां आइन और आइनी निज़ाम को भी नहीं समझती हैं। अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क में कई दहाइयों से कुछ सियासी जमातों ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की है, लेकिन बीजेपी ने इस वोट बैंक की सियासत का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि इसके नुकसानात को भी हमवतनों को समझाने में कामयाब रही। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। वज़ीर आज़म ने कारकुनों से कहा कि जब पूरी दुनिया दो मुखालिफ खेमों में बटी हुई है, ऐसे में भारत को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है जो इंसानियत के लिए मजबूती से बात कर सकता है। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। मुल्क की आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है और समाजी इंसाफ और हम आहंगी की है।
इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है। और बीजेपी के कौमी सदर ने दिल्ली के कैरोल बाग में रैली निकाली। इसके साथ ही उन्होंने कौमी सदर दफ्तर में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में बीजेपी की छवि आज एक ऐसी पार्टी के तौर पर कायम हुई है जो गरीबों और आखिरी पायदान पर खड़े अफराद की मदद करती है। उन्होंने ख़वातीन, नौजवानों और गरीबों के मफाद में काम करते रहने के अज़्म का इजहार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की छवि में बहुत बड़ा अंतर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी, ये तो हमारा था ही विचार, लेकिन अब पार्टी की छवि ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करने वाली पार्टी है, ये गरीबों के आंखों के आंसू को पोंछने वाली पार्टी है और उनको मजबूतीकरण करते हुए, सशक्तिकरण करते हुए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की छवि बनी है। बीजेपी के यौम तासीस पर कारकुनों ने पार्टी की क़यादत की सताइश की। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कारकुनों ने कहा कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर काम करती है। आज गर्व है हमें यह कहते हुए कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके पास बलिदान की पुरातनी परंपरा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके पास 3 पग में समूची सृष्टि नाप लेने का अदम्य साहस और आत्मविश्वास से परिपूर्ण कार्यकर्ता है। और यही कारण है कि ऐसी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है। आज इतना विराट स्वरूप अगर भारतीय जनता पार्टी का इस देश में है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं विचार को महत्व दिया जाता है, यही शुरू से कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया का एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें छोटे कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर मिलता है, जिसमें युवाओं को ताकत से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कार्यकर्ता आधारित दल किया जाता है क्योंकि इस राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई तो उसका कार्यकर्ता है। और नई पीढ़ी को अगर आप देखेंगे काम करने का अवसर किसी राजनीतिक दल में दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिया जाता है। बीजेपी के यौम तासीस पर मुंबई में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई जिसमें बीजेपी लीडरों ने ढोल नगारों के साथ शिरकत की और कारकुनों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लोगों में आत्मनिर्भर टी स्टॉल भी तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी आवाम की तरफ है, ना कि किसी ख़ानदान की तरफ। बीजेपी लीडर आशीष शेलार ने अपने खिताब में कहा कि कुंभा परवरी से जमहूरियत को खतरा लाहक होता है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में कोरोना वबा का सबसे ज़्यादा असर तरक्की पजीर ममालिक और गरीब ममालिक पर पड़ा है। भारत ने सदी के सबसे बड़े चैलेंज का बखूबी मुकाबला किया है। एक तरफ जहां लोगों को वैक्सीनेशन के जरिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू करके 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया गया। ये स्कीम 26 मार्च 2020 को शुरू की गई थी, जिसके तहत गरीबों को माहाना 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दिया जाता था।
बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली इस स्कीम की तारीफ़ की। IMF ने कहा कि इस मंसूबे की वजह से भारत भूख से बचने में कामयाब हुआ और इंतहाई ग़ुर्बत से बच गया। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के तराल में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। इस ऑपरेशन के बारे में मालूमात देते हुए IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि दोनों मकामी दहशतगर्द थे। वो श्रीनगर में मुतादिद वाक़यात को अंजाम देने के बाद तराल फरार हो गए थे। तसादुम में दोनों दहशतगर्द मारे गए। उमर तेली और सफ़ात दोनों लोकल टेररिस्ट है। दोनों श्रीनगर में ऑपरेट करता था। यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट करने के बाद, सिविलियन किलिंग, साउथ टारगेट किलिंग के बाद ये तराल में भाग गया था। क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, कल जब जो ही खबर मिला तो पुलिस ने आज रेड मारा और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया। फिर आर्मी को हम लोग बुलाए और इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारा गया। एक जो सरपंच अपने समीट साहब थे खुनमु में, उसमें किलिंग था। ग्रेनेड थ्रो में किलिंग इन्वॉल्व था। FT पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है। रिसेंटली जो सोपे में इनकाउंटर हुआ था उसमें लोकल टेररिस्ट मारा गया और पाकिस्तानी भाग गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपने खिताब में भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे के लिए लाजिम व मुलजिम करार दिया। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाजार के साथ खूबसूरती से मेल खाता है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि भारत तहकीक, तालीम और सियाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ सीख सकता है। Here is a partnership between two countries which don't compete with each other at all. We actually complement each other. The focus that we are putting on Make in India dovetails so beautifully into the strengths of Australia, the natural bounties that you are all endowed with. The fact that our raw materials, our intermediates can come in at more competitive prices, helping us to meet the needs of the world at better comparative pricing. The fact that we can learn a lot from your high quality education, from your research for which you are very well known. The fact that tourism is something Australia has developed extremely well. All of this can really help India in its journey to provide a better future for 1.35 billion Indians. आलमी खबरों में यूक्रेन के बूचा में शहरियों के कत्ल के इल्ज़ामात के बाद मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ पाबंदियां मज़ीद सख्त कर रहे हैं। अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियों में इजाफे का फैसला किया है। इत्तलात के मुताबिक रूसी सदर पुतिन का ख़ानदान और रूस के बेशतर बैंक भी नई अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए रूस पर तनकीद की। उन्होंने रूस को सलामती कौंसिल से निकालने का मुतालबा किया। दरअसल रूसी अफवाज डॉन्टेस्क और लोहानसिक के इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही है। उधर मारियोपोल शहर में शदीद लड़ाई जारी है। दरअसल नेटो के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास ब्रसेल्स में मुनक़िद हो रहा है, जिसमें यूक्रेन के बुहरान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान पर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इतवार को इमरान हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। पीर और मंगल को होने वाली समाअतों में अपोजिशन के वकील ने 5 जजों के बेंच के सामने अपने दलाइल पेश किए। आज इमरान सरकार और चेयरमैन के वकला ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। दरअसल इमरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मुतनाज़ा ख़त केस की आला सतही तहक़ीक़ात का हुक्म दें। वाज़ेह है कि इमरान हुकूमत ने इस ख़त का हवाला देते हुए अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है और उनकी हुकूमत गिराने की साजिश कर रही है। श्रीलंका में जारी उथल पथल के दरमियान सदर गोटाबाया राजपक्षे ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। खौफनाक माशी बहरान के बाइस मुल्क भर में ज़बरदस्त मुजाहरे जारी हैं। उधर श्रीलंका के एक वज़ीर जॉनस्टन फर्नांडो ने पार्लियामेंट में कहा कि हम हुकूमत की जानिब से वाज़ेह करना चाहते हैं कि सदर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सदर को आवाम ने भारी अक्सरियत से मुंतखब किया था, इसलिए वो किसी सूरत अपना ओहदा नहीं छोड़ेंगे। ख्याल रहे कि इस बुरहान के बायस श्रीलंका की पूरी काबीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद सदर पर अपना ओहदा छोड़ने का दबाव बढ़ गया है।
इससे कबल गोटाबाया राजपक्षे ने मुल्क में नाफिज अवामी इमरजेंसी को मनसूख कर दिया। अवामी इमरजेंसी के निफाज का ऐलान करने वाला गैर मामूली गजट नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। माशी बहरान के दौर से गुजर रही श्रीलंका में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बढ़ती एहतजाजी मुजाहिरों और सियासतदानों की मिल्कियतों को नुकसान पहुंचाने जैसे वाक़यात के दौरान मुल्क की फ़ौज ने मंगल के रोज़ मुहाजिरीन को तशद्दुद का सहारा लेने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से बढ़ती हुई महंगाई और बिगड़ते हालात के दरमियान बदतरीन माशी बहरान का सामना कर रहा है। नाजरीन, इसी के साथ ही वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। A rare and